नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 10th क्लास के 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं 10th क्लास के 4th चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स और साथ ही करने वाले हैं बहुत सारी प्रैक्टिस। यदि आप इस एक लेक्चर को देख लेते हैं तो आपका सारा चैप्टर कवर हो जाएगा और आपको 10th क्लास का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है उसमें आने वाले किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एकदम बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन का क्या मतलब है, व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है। तो ज़्यादा डेफिनेशन के चक्कर में ना पड़ते हुए आप सीधी से एक बात समझ लें कि इक्वल टू का साइन जिसमें होता है, जिसमें इक्वल टू का साइन होता है उसे इक्वेशन कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, आपको नॉर्मल बात लग रही होगी, लेकिन बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि इक्वल टू का साइन ही लगाना भूल जाते हैं और पूरा करते चले आते हैं, उसके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि इक्वल टू का साइन जब तक नहीं है तब तक वो इक्वेशन ही नहीं है। तो इक्वल टू का साइन जरूर होना चाहिए। अब व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्या होती है? क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब है जिसमें हाईएस्ट पावर, जिसमें हाईएस्ट पावर, किसकी हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में। इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन बताया है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सेकंड चैप्टर का नाम भले ही क्वाड्रेटिक अकेले पॉलिनोमियल है, लेकिन वो रियल में क्वाड्रेटिक चलता रहता है उसमें। तो उस चैप्टर और इस चैप्टर में कंफ्यूजन हो जाती है, एक जैसे करते में हम इक्वल टू का साइन लगाना भूल जाते हैं। उसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगता क्योंकि वो पॉलिनोमियल है, इसमें इक्वल टू का साइन जरूर लगता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 उसमें भी होती थी और इसमें भी होती है, बस इसमें इक्वल टू का साइन आता है। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, x² + 5x + 3, इतना अगर है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इक्वल टू 0 और लग गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है। डिफरेंट फ्रॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बताना जरूरी है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिफरेंट है, ये अलग है। देखो जैसे अगर कोई कहे x + 1/x, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो आप बिल्कुल देखते ही साथ मना कर देंगे, क्योंकि इसमें x ऊपर जाएगा तो -1 पावर देगा और नेगेटिव पावर हो तो वेरिएबल की वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। लेकिन अगर कोई इसी में x + 1/x = 0 लिख दे तो ये इक्वेशन है, ये तो पक्का है। लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो देखो आगे इसको सॉल्व करके पता चलेगा। एलसीएम इसका 1 लिख दिया, x आया, x और x हो गया x² + 1 = 0। x यहाँ 0 के पास जाएगा तो x² + 1 = तो देखो इक्वल टू का साइन है, कोई नेगेटिव पावर भी नहीं दिख रही, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक जरूरी नहीं है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना हो तो वो इक्वेशन भी नहीं होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिफरेंट होता है। सबसे मेन जो जरूरी अलग डिफरेंस है वो इक्वल टू का साइन। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बहुत जरूरी चीज़ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो वो हमने उसमें भी पढ़ा था, ax² + bx + c, ये पढ़ा था हमने, लेकिन वहाँ केवल इतना ही था। इधर इक्वल टू 0 जरूर है, इक्वल टू का साइन तो होना ही होना चाहिए। ax² + bx + c = 0 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहाँ जरूरी चीज़ ये कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a ही 0 हो जाएगा तो वो x² को भी ले जाएगा 0, और जब स्क्वायर ही नहीं बचा तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं होगा, हाईएस्ट पावर 2 नहीं होगी। तो ये जरूरी है कि x² के साथ जो कुछ लिखा हो वो x² का कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका काफ़ी यूज़ होगा आगे। तो ये a 0 नहीं होना चाहिए, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, याद रखना, ax² + bx + c = 0। अब चेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, जिसमें हमें चेक करना होता है कि कोई भी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। आपको लग रहा होगा कि हाँ सीधा देख के बता देंगे, हाईएस्ट पावर अगर 2 दिखेगी तो हम कह देंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं दिखी, मान लो उससे छोटी दिखी, तो हम मना कर देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन ये इतने ऐसे नहीं आते, वो ऐसे आते हैं कि उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करने के बाद आपको देखना चाहिए कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, किसकी हाईएस्ट पावर? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 बचती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं बचती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, ये आता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा ना। देख के ही आप नहीं बता सकते कि हाँ ये होगा, थोड़ा इसे सॉल्व करना चाहिए। देखते हैं इसे। तो देखो a + b का होल स्क्वायर होगा तो a² + 1 का स्क्वायर 1, b² + 2ab करोगे तो 2x आ जाएगा, ये आता ही है, a² + b² + 2ab।
अब देखो 2 का x में मल्टीप्लाई 2x, 2 का 3 में तो 3x। देखो 2x और 2x कट जाएगा, उधर ले जाओ चाहे इधर ही काट दो। एक्स स्क्वायर पे कोई खतरा है क्या? कोई खतरा नहीं, ये बचा रहेगा सुरक्षित। तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते ये है या नहीं, तो इसको करें, इसको x से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 से मल्टीप्लाई तो x, -2 का x से मल्टीप्लाई तो -2x, -2 का 1 से तो -2। ऐसे यहाँ करो, x का x से एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और -3। देखो एक्स स्क्वायर ही कट गया, और जब एक्स स्क्वायर ही कट गया, हाईएस्ट पावर 2 ही नहीं बची, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें सॉल्व करके देखना चाहिए, सीधा कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। ये आप करके देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन चल रहे हैं। ये वाला, इसमें जरूरी चीज़ क्या है, हमें a माइनस बी का होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। 9th क्लास में पढ़ी है तो अभी भी पता होनी चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस तरीके से पहले इस आइडेंटिटी को लगाना, फिर हमें सॉल्व करके देखना। तो इसे करते हैं अपन, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये क्या हो गया, इस तरफ का, ये तो वैसे ही का वैसा। अब इधर आइडेंटिटी लगानी है, a क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3ab यानी 3x और 2, और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी मतलब क्या हो गया, x माइनस 2। तो ये देखो उधर वैसे ही लिखा रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 है, माइनस 3 2 6x है, और ब्रैकेट में x माइनस 2 है। इसे और सॉल्व करें, एक्स क्यूब माइनस 8 6x स्क्वायर माइनस का और प्लस का 6 2 12 है। देखो उधर के एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, तो मतलब जो क्यूब का संकट हमें दिख रहा था वो तो हट गया, क्यूब तो अब नहीं है। हाईएस्ट पावर देखो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4 है, इस पर कोई खतरा नहीं है, वैसे का वैसा बना रहेगा। तो ये बिल्कुल यथावत अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक बात आपको समझ जानी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि पावर पे 3 दिख रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, उसे देख के ही क्यूबिक मत कह देना, थोड़ा सॉल्व करना। देखो जैसे ये दिखने में लगा, इसके पहले वाला देख सकते हैं कि अगर हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, तो देखो जैसे इसे सॉल्व करने में दिख रहा था कि हाईएस्ट पावर 2 दिख रही, तो जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक हो, वो एक्स स्क्वायर कट गया। तो सबसे जरूरी चीज़ क्या है, इन्हें सॉल्व करके देखना चाहिए। अब अगली चीज़ है, व्हाट डज सॉल्यूशन मीन। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ये छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक बार बस इसे रिवाइज करा रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं उन्हीं को तो सॉल्यूशन कहते हैं। कोई भी इक्वेशन हो, 3rd चैप्टर में भी पढ़ी हमने, कोई भी इक्वेशन हो उसके सॉल्यूशन का मतलब होता है उसके वेरिएबल की वैल्यूज है, एक्स वाई पी क्यू जो कुछ भी। हमें पता है इस चैप्टर में तो एक ही एक वेरिएबल है, एक्स ही एक्स होगा या वाई ही वाई एक कुछ होगा, तो उसकी वैल्यूज। और एक बात पता होनी चाहिए, किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं या उतने उसके रूट्स होते हैं। इस चैप्टर में हम रूट्स का नाम भी लेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने जीरोस वर्ड का यूज किया था कि इसके कितने जीरोस हैं। इस इक्वेशन में जीरोस भी कह देंगे इस वाले चैप्टर में, और रूट्स भी कहेंगे और सॉल्यूशन भी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। तो इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे हर बार जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे उनके 2 सॉल्यूशन आएंगे। और सॉल्व करने के कुछ मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो सॉल्व करने का पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे किया जाता है, फैक्टराइज का मतलब फैक्टराइज करना, और कैसे करना, तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म से करना, जो कि हमने 2nd चैप्टर में भी किया है और पिछली क्लासों में भी किया है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, मैं एक ऐसा करके दिखा दे रहा, बाकी स्प्लिटिंग द मिड टर्म आपके लिए कोई नई चीज़ तो नहीं है। तो 2 3 या 6 मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, और -5 प्लस माइनस पे आना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन से हैं, ऐसे नंबर हैं 2 और 3 जिनसे मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। लेकिन -5 चाहिए तो दोनों माइनस कर लो। तो देखो दोनों माइनस का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 भी देंगे मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस माइनस करने पे -5 भी देंगे। तो ये होगा अपने फैक्टर -2 और -3। तो इन्हें लिख लो 2x स्क्वायर -2x -3x प्लस 3 इक्वल टू 0 जरूर लगाते जाना। मैं यहाँ की बात कर रहा था शुरुआत में। ये बच्चे क्या पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ते पढ़ते ये इक्वल टू का 0 लगाना भूल जाते हैं। ये जरूरी है क्योंकि इक्वेशन है ये। अब 2x कॉमन आया तो क्या बचा, x -2, -3 कॉमन आया तो 1। अब -3 कॉमन आया तो क्या बचा, x -1 इक्वल टू 0। अब देखो x -1 कॉमन में ये आ गया ना, इधर और इधर एक जैसा है, तो क्या बचा 2x -3 इक्वल टू 0। ये यहाँ तक हो गया फैक्टराइजेशन। अब क्या करना है, अब देखो 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 कब होता है, जब इनमें से एक कोई 0 हो।
जब एक कोई जीरो तभी होता ना, तो एक एक से अपन ऐसे ही जीरो के इक्वल रख देंगे और इसे कर रख देंगे, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में जीरोस निकाले थे। तो या तो ये जीरो हो सकता है x-1 या फिर 2x-3 ये जीरो हो सकता है। तो इससे क्या आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी और इससे क्या आएगी 2x की वैल्यू 3, मतलब x की वैल्यू 3/2। तो अपने x के दो सॉल्यूशन क्या क्या हो गए, 1, 3/2। ये अपने रूट्स हो गए, जीरोस हो गए, सॉल्यूशन हो गए, कुछ भी आप कह सकते हैं। ऐसे ऐसे करना है, ज़्यादा कुछ परेशानी तो नहीं है। फैक्टराइजेशन मेथड यानी सीधे स्प्लिटिंग द मिड टर्म से। अब आपको स्प्लिटिंग द मिड टर्म ही नहीं आता तो ये बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि ये 8th क्लास से आना स्टार्ट हो जाते हैं। स्प्लिटिंग द मिड टर्म कुछ कठिन होते हैं, जिनमें सोचना फैक्टराइज मुश्किल रहता है कि मल्टीप्लाई, वो सीधी सी बात है, उसमें सबको टाइम लगता है, उनकी बात नहीं कर रहा। नॉर्मल हमें स्प्लिटिंग द मिड टर्म अच्छे से आना चाहिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये ट्राई करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो आपको स्प्लिटिंग द मिड टर्म से करना है प्रैक्टिस। फिर इन क्वेश्चंस की करना, ये थोड़े अच्छे वाले हैं, देखो इनका थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ। जहाँ से ये क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा वहीं हम छोड़ देंगे इस वाले को। देखो अब 1/8, अब पॉलिनोमियल जो चैप्टर होता था उसमें दिक्कत रहती थी कि इक्वल टू में जीरो नहीं होता था, तो थोड़ा उसे लेके हमें घूमना पड़ता था। इसमें बड़ा इजी है, तुम सबके साथ 1 सबके अपॉन में 1 लिख दो, एलसीएम लो 8 आया, 1 8 जा 8 तो 8 2 जा 16x², फिर माइनस का 8x + 1 = 0। पॉलिनोमियल में क्या ये अपॉन का 8 ऐसे ही साथ में बना रहता था, फिर 1/8 करके उसे आगे लिखते थे। लेकिन इस चैप्टर में क्या करेंगे, 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो 8 का चक्कर खत्म। आपको अपनी इक्वेशन क्या बन गई, 16x² - 8x + 1। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म से। मल्टीप्लाई करने पर 16 और -8, तो इसके दोनों फैक्टर क्या हो गया, -4 ये हो जाएंगे। ऐसे आप इसे कर लेना, अब तो ईजी है। अब रूट वाले मैं करके दिखा देता हूँ। रूट वाले बड़े ध्यान से समझ लिया करें, बहुत बच्चों को रूट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको अच्छे से देखना कि मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या चाहिए, फैक्टर सोचना सबसे पहले। तो 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करने पे अपने को क्या चाहिए, 6 चाहिए। और जोड़ने घटाने पे प्लस माइनस पे क्या चाहिए, माइनस का 2√6 ये चाहिए, माइनस का 2√6 ये चाहिए, प्लस और माइनस, ऐसे दो नंबर सोचना। अब देखो प्लस और माइनस पे √6 कब आएगा, जब हमें मल्टीप्लाई में भी तो √6 दिखे, और √6 दिखेगा कैसे, तो देखो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, √6 × √6 लिख सकते। 6 के दो फैक्टर कौन से होगा, √6 और √6, क्योंकि कोई भी नंबर हो, कोई भी, हमने ऐसी बहुत बार बात की है, √x × √x से ही तो x बनता है, तो ऐसे √6 और √6 से ही तो 6 बना होगा। तो ये तो हो गए मल्टीप्लाई। अब √6 और √6 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 1√6 और 1√6 मिलकर जोड़ने पर क्या बनाएंगे, 2√6, यही तो हमें चाहिए। और लेकिन माइनस का 2√6 चाहिए, तो दोनों माइनस कर दो। तो अपने फैक्टर क्या आ गए, -√6 और -√6, ये दो अपने फैक्टर आ गए। देखो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो √6 और √6 देगा, माइनस का यही चाहिए हमें, प्लस का देगा, माइनस कट जाएगा। और जोड़ेंगे तो √6 और √6 2√6 बनाएगा और माइनस का बनाएगा, तो ये अपना काम बन गया। तो ये हो गए अपने दोनों फैक्टर। तो 3x², बीच वाले टर्म को हम क्या लिख देंगे, माइनस का √6x, और एक बार फिर से माइनस का √6x + 2 = 0। ये हो गया अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने जो मिड टर्म को स्प्लिट कर लिया। अब कॉमन बड़े ध्यान से लेना भैया, कॉमन लेना भी इस रूट वाले क्वेश्चन में बड़े ध्यान का काम है। कॉमन लेते टाइम हमें बिल्कुल इनकी परतें खोल के रख देनी चाहिए। कैसे रखना चाहिए, 3 है, देखो 3 के पास क्या क्या है, 3 किस किस से बना है, √3 और √3 से बना होगा, 3 इन्हीं से बना है, और x² है, मतलब 2 बार इसके पास x है। अब √6 कैसे बना है, √6 के पास एक √2 है और एक √3 है, इन दोनों से ही बना है √6, √2 और √3 से, और x तो इसके पास है ही। अब कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो √3 कॉमन आ रहा जो कि दोनों के पास है, एक x भी दोनों के पास है, तो √3x दोनों के पास से कॉमन आ गया, √3x क्या बचा, √3x गया, तो देखो एक √3 गया, एक x गया, तो एक √3 बचा और एक x भी बचा, तो √3x बचा रह गया, माइनस यहाँ देखो √3 और x गया, तो क्या बचा, केवल √2 बचा, तो माइनस में बचा √2। अब इधर देखना, माइनस ले लिया, माइनस जब भी कॉमन लो साइन चेंज होता है, ये माइनस होगा आगे चल के, ये ध्यान रखना। अब देखना इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो √6 अभी हमने देखा था, इसके पास √2 होता है और √3 होता है, और x तो है ही, और 2 को क्या लिख सकते, 2 को भी लिख सकते, √2 × √2 लिख सकते। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन आ रही दोनों के पास है, तो वो √2 है जो दोनों के पास है, तो हमने माइनस का √2 कॉमन ले लिया। जब √2 कॉमन में चला गया तो क्या बचा, √3x बचा, √3x बचा। अब माइनस हो जाएगा ये प्लस का, और 2 जो था उसमें से एक √2 कॉमन में चला गया,
तो एक रूट टू तो तब भी बचा, तो रूट टू बचा, और दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ जाए तो हम समझते हैं कि हाँ भैया अपन ने सही किया है। तो दोनों ब्रैकेट का जो एक सा लिखा था उन्हें लिख दो √3x माइनस √2, और दूसरे ब्रैकेट का भी √3x माइनस √2, दोनों में एक जैसा आया है। तो हमें इसको अब एक एक से क्या करना है, जीरो के, ये भैया रफ का काम था, सब ये रफ वर्क है। तो अब दोनों को एक एक से जीरो के इक्वल रखना है, √3x माइनस √2 को जीरो के इक्वल रखो, और उसी को एक बार और रखो, दो बार है तो दो बार रख दो भैया, क्योंकि दो सॉल्यूशन तो आनी चाहिए। तो √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और √2 इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, √2/√3। तो x की वैल्यू क्या होगी, एक साथ रूट लगा दें दोनों पे, √2/3, वही यहाँ से आएगा। तो दो बार लिखना है, ऐसा नहीं कि एक बार ही लिख दो। x की वैल्यू √2/3 ये दो बार आएगी, और यही आंसर हो गया इसका। ऐसे अच्छे से एक एक स्टेप को धीरे से धीरे समझते हुए आराम से करना। इसके मैं फैक्टर अकेले बता देता हूँ, ये थोड़ा इसको ट्राई कर लो अभी 1 मिनट, इसको थोड़ा ट्राई भी कर सकते हो। तो अब देखना, इसके अपन करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 5√2 है ना, मल्टीप्लाई करने पे 5√2, और मल्टीप्लाई इसका किससे हो रहा है, √2 से, √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2, और 5, तो 5 2 जा क्या हो गया 10, 5 2 जा हो गया 10। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए, 10 ही चाहिए ना, और जोड़ने घटाने पे 7 चाहिए। तो हमें पता है 5 और 2 इसके दो ऐसे फैक्टर हो जाएंगे कि 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10 होता है, और 5 और 2 को जोड़ें तो 7 आता है, माइनस का कहीं कोई चक्कर नहीं, तो सीधे 5 और 2, तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये होगा, देखो इसके दो फैक्टर। अब बस कॉमन लेना है, कॉमन भी ले ही लेना, क्या है कॉमन, √2 देखो दोनों के पास होगा, और x भी दोनों के पास होगा। तो √2 गया, x गया, तो इसका एक x बचा। देखो 2 में से एक √2 चला गया, तो एक √2 तो तब भी बचेगा ना, एक √2 बचा, x तो कॉमन में ही चला गया था। यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है 5 कॉमन है, तो क्या बचा, x प्लस √2, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया, मतलब सही किया। इसके बाद आप खुद कर सकते हैं फैक्टर कॉमन लेके। इसके बाद अगली चीज है डिस्क्रिमिनेंट। मैं इसे पढ़ाने से पहले, इस स्लाइड को पढ़ाने से पहले ये पढ़ाना चाहूँगा, ये ज़्यादा जरूरी है। एक क्या पढ़ लिया अभी अपन ने, अभी पढ़ लिया अपन ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। ये दूसरा मेथड है, इसे फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला दिया किसने, तो ये श्रीधराचार्य जी हुए अपने इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य, उनका फॉर्मूला, इसलिए इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। हमें इस नाम से भी इसको जानना चाहिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। तो इक्वेशन अपनी क्या होती है, अभी अपन ने पढ़ी स्टैंडर्ड, ax² + bx + c = 0, जहाँ ये 0 नहीं हो। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ये अपॉन पूरा अपॉन आएगा इसका। तो ये फॉर्मूला मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला है x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये पूरे के अपॉन में है 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। -b प्लस माइनस, प्लस और माइनस दोनों है, अब समझ में आ जाएगा वो क्यों है दोनों, प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो इसमें ABC क्या है, ABC देखो, ये हमें पता है x² का कोफिशिएंट होता है a, x का कोफिशिएंट होता है b, और c होता है कांस्टेंट टर्म। तो ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इससे अपन कंपेयर करेंगे, जैसे कोई भी इक्वेशन आएगी 2x² - 5x + 3, तो कंपेयर करके अपन निकाल लेंगे a की वैल्यू क्या है 2, ये अपन ने किया है पिछले उसमें, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 3। तो ABC की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर देंगे, तो जो वैल्यूज आएंगी x की वही होगा श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला मेथड है, उससे क्वेश्चन कैसे किया जाता है वो। तो थोड़ा आगे बढ़ के एक आध क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ताकि फॉर्मूले आपको एकदम अच्छा लगने लगे। तो देखो सबसे पहले कंपेयर करना चाहिए किससे, ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, b की वैल्यू आएगी -3, और c की वैल्यू आएगी 5। a की वैल्यू -2, a की वैल्यू 2, a की वैल्यू है 2, b की -3, और c की वैल्यू 5। अब अपना फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला बिल्कुल रट जाना चाहिए, और वो रटेगा तभी जब अच्छी प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी। -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये है अपना श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर दो। बहुत जरूरी और ध्यान देने लायक बात ये है
कि फॉर्मूले में माइनस है पहले से, फॉर्मूले में पहले से माइनस है, तो आपको b की वैल्यू क्या है ये देखे बिना पहले से ही एक माइनस लगा देना है। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -3 है, तो उसका एक माइनस अलग आएगा। यहाँ बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि एक माइनस तो फॉर्मूले में ही है तो उसे लगा ही देना, फिर b की वैल्यू हमने देखी तो वो -3 है, उसे अलग से माइनस लगाना। कई लोग एक ही माइनस में एडजस्ट कर देते कि वही फॉर्मूले का और वही उसका, ऐसा नहीं है। एक माइनस तो फॉर्मूले में ही, तो वो तो आपको लिखना ही है। प्लस माइनस लगा दो, फिर रूट लगा दो, रूट के अंदर b² यानी किसका स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर, -4 लिख दो। a की वैल्यू फिर क्या है, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। ये हो गया। अब भैया बहुत बच्चे ऐसी गलती करते कई बार, अगर किसी ने इस चैप्टर को पढ़ के कभी स्कूल में टेस्ट दिया हो, अपॉन का जो 2a है वो लिखने ही भूल जाते, बस इतना ही सॉल्व करते चले आते हैं। अपॉन में 2a भी है, इसका भी ध्यान रखना, अपॉन करो 2 करो, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये लिख दिया 2। तो x आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस का 3, प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, माइनस हो या प्लस हो, 3 का स्क्वायर तो प्लस का ही 9 आएगा, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। अब ये रूट के अंदर आने वाला है नेगेटिव, तो सबसे पहले एक चीज समझ लें कि इसे मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से करा जरूर रहा हूं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। पहले नेचर ऑफ रूट बताने हैं, अगर रियल रूट तो सॉल्व करना है, तो इसके रूट रियल नहीं होंगे, इसके रूट रियल नहीं होंगे। क्यों रियल नहीं होंगे, क्योंकि रूट के अंदर माइनस कभी होता ही नहीं है। रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो फिर वो रियल नहीं होता, तो ये आगे चल के सॉल्व नहीं होगा, यही कह देंगे इसके नॉट रियल रूट्स हैं। लेकिन अगर ये सॉल्व हो रहा होता, मान लो ये पॉजिटिव होता, फिर क्या करते आगे, तो फिर क्या करते अपन एक बार प्लस साइन ले लेते, ये जो प्लस माइनस दोनों दिख रहे हैं ना, इसमें एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व कर लेते, एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व कर लेते, तब जो आते हुए दो इसके आंसर हो जाते, वही रूट्स आते जो फैक्टराइजेशन मेथड से तुम्हें आ रहे थे, स्प्लिटिंग द मिड टर्म से, फॉर्मूला से भी वही दो रूट आते। लेकिन ये निगेटिव आ रहा है रूट के अंदर, इसलिए नहीं हो पाएगा। तो जो एक स्लाइड अपन ने छोड़ दी थी ना, उसका काम पड़ेगा। देखना इधर, देखो इधर बहुत जरूरी चीज है, रूट के अंदर जो है ना ये बड़ा डिसाइडिंग है। देखो इसने अभी क्या कर दिया अपने क्वेश्चन में, इसने अपने क्वेश्चन में नेगेटिव करवा दिया, तो अपना पूरा क्वेश्चन रुका रह गया वहीं। तो ये बहुत डिसाइडिंग चीज है। b² - 4ac, इसका अलग से निकाल के पोस्टमार्टम करते हैं। b² - 4ac ये बहुत डिसाइडिंग चीज है, क्योंकि ये रूट के अंदर है। तो इसको जब बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है, इसका अलग नाम दे दिया, तो इसको d कहते हैं, d से रिप्रेजेंट करते हो। पूरा नाम है इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसका पूरा नाम है डिस्क्रिमिनेंट, इसे d से रिप्रेजेंट करते हैं। b² - 4ac इसका फॉर्मूला है। तो d भैया कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। पिछला अभी जो क्वेश्चन किया वो रुक क्यों गया, क्योंकि वो उसमें d नेगेटिव आ रहा था। तो d कैसा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। अच्छा d 0 होगा तो चलेगा क्या, रूट के अंदर 0 तो चल जाता है ना, तो 0 होगा तो चल जाएगा। और अभी मैंने एक चीज क्या बताई कि अगर अच्छे से सॉल्व हो रहा हो तो एक बार प्लस साइन लेना चाहिए और एक बार माइनस साइन लेना चाहिए, तो दो जीरोस अपने, दो रूट्स अपने निकल कर आ जाते हैं। अब सोचो ये चीज 0 हो जाए, अगर ये चीज 0 ही हो जाए, गायब हो जाए, तो 0 हो जाएगी। तो एक बार प्लस साइन लेंगे तो प्लस में 0 आएगा, माइनस साइन लेंगे तो माइनस में 0 आएगा। अब 0 प्लस करो या माइनस करो फर्क थोड़ी पड़ेगा कोई। तो दोनों जीरोस जो अपने दोनों रूट्स जो आएंगे वो कैसे आएंगे, एक जैसे आएंगे। तो अगर भैया ये अपना d जो है ना, ये अगर 0 के इक्वल हो गया, d 0 के इक्वल हो गया, तो रूट्स कैसे आते हैं, दोनों रूट्स फिर इक्वल आते हैं। दोनों रूट्स कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। तो एक चीज समझ में आई, जो रूट के अंदर b² - 4ac है, ये हमेशा या तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो बढ़िया रूट आएंगे, दो निकल के आएंगे। लेकिन d 0 हो गया तो भी रूट निकल के आएंगे, लेकिन दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन d नेगेटिव नहीं होना चाहिए, d माइनस नहीं होना चाहिए। अभी हमने देखा माइनस आया तो क्वेश्चन वहीं रुक गया। तो लेकिन अगर माइनस आ गया तो जो अपने रूट्स होंगे वे कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी रूट्स यानी होता है नॉट रियल, इमेजिनरी का मतलब है नॉट रियल। फिर जो अपने रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, रियल यानी वास्तविक नहीं होंगे। जो अपन पढ़ते हैं 10th क्लास तक में रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर का नाम भी अपन ने पढ़ा रियल नंबर, तो फिर वे रियल नहीं होंगे। रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। यही चीज अपन ने पिछली स्लाइड में जो मैंने कहा था कि मैं बाद में पढ़ाने वाला हूँ वो छोड़ दी थी।
डिस्क्रिमिनेंट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये नेचर ऑफ रूट्स बताता है। इस अकेले डी से हम नेचर ऑफ रूट डिसाइड कर सकते हैं कि जो अपने रूट्स आने वाले हैं उनका नेचर कैसा होगा। तो डी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो यानी नंबर लाइन पे देखो जीरो से बड़ा बड़ा जो होता है उसे पॉजिटिव कहते हैं, यानी डी अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव यानी जीरो से बड़ा होगा, तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, नॉट इक्वल, एक जैसे नहीं होंगे, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। अलग अलग क्यों होंगे ये हमें पता है, अलग अलग क्यों होंगी, क्योंकि एक बार प्लस साइन लेने पे आएगा और एक बार माइनस साइन लेने पे आएगा। कैसे आएगा वो अभी आगे क्वेश्चन में देखने वाले हैं अपन। तो कैसे रूट्स होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, डिस्टिंक्ट यानी जिसे ना आ रहा हो समझ में, अलग अलग। दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अलग अलग होंगे। लेकिन अगर डी जीरो के इक्वल आ जाए, डी जीरो हो जाए, तो दोनों रूट्स रियल तो होंगे ही लेकिन इक्वल होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, क्योंकि प्लस माइनस का चक्कर खत्म होगा ये। तो दोनों डी इक्वल टू जीरो आ जाए तो रूट्स कैसे आते हैं, दोनों रूट्स एक जैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। इक्वल रूट्स का क्या मतलब, अगर और क्लियर समझ ना आ रहा हो तो अपन ने यहाँ देखा था भैया, अपने ये देखो दोनों टू रूट के अंदर 2/3 एक जैसे आए थे अभी पिछले क्वेश्चन में, तो ये हैं इक्वल रूट्स, बिल्कुल एक जैसे रूट्स। तो ये कब आते हैं, जब d इक्वल टू जीरो आ जाए तो। लेकिन d लेस देन जीरो, जीरो से नीचे नंबर लाइन पे क्या आते हैं, माइनस वाले नंबर आते हैं। तो d अगर नेगेटिव आ जाएगा, d अगर माइनस आ जाएगा, तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी यानी नॉट रियल होंगे। फिर रूट्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे रियल में, तो नॉट रियल या इमेजनरी होंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाए तो मतलब है कि डी जीरो से बड़ा है, रियल एंड इक्वल आए तो डी जीरो के इक्वल है, और अगर डी निगेटिव आ गया, डी जीरो से ही छोटा आ गया, तो रूट्स कैसे हैं, इमेजनरी। तो पहले हमें नेचर ऑफ रूट पता होना चाहिए, तो इससे निकल जाता है, केवल डी निकाल दें अपन, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डी से ही पता चल जाता। तो अगर डी अपना जीरो से बड़ा आएगा तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, डी अगर जीरो के इक्वल आएगा तो भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर डी निगेटिव आ गया तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन अपना इसलिए रुक गया था, मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन को इतना सब करना नहीं था, अपने को क्या करना था, पहले सीधा डी निकाल लेते अपन। तो डी का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और ये 5। तो ये अभी अपन ने देखा 9 माइनस 40 आया, तो माइनस का 31 निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया तो इसके रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल होंगे, इसलिए आगे सॉल्व नहीं हुआ है। अब अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक आध ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन जिसमें रूट निकल के आए, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे करे जाते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर। सेकंड वाले का अपन डी निकालते हैं, फिर डी से ही अपने को पता चल जाएगा। सेकंड वाले को पहले कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 3, b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू माइनस आएगी 4√3 और c की वैल्यू आएगी 4। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। अब अपन निकालो इसका d क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर यानी -4√3 का स्क्वायर, फिर हो गया -4 यानी 4 लिख दो, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। अब देखना इसको अच्छे से, माइनस है तो स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16 आएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आएगा, रूट का स्क्वायर तो वही आता है, 16 3 जा 48। अब इसे करो, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 हुआ ना। तो ये 48 माइनस 48 जीरो आ गया, डी क्या आ गया, जीरो आ गया। और अभी क्या पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स में, अगर डी जीरो आ जाए तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। अगर डी जीरो आ जाए तो इसके रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। सॉल्व तो हो सकते हैं ना, सॉल्व केवल तब नहीं होता है जब डी नेगेटिव आ जाए, तो सॉल्व होगा। तो फॉर्मूला क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस पूरे की जगह b स्क्वायर माइनस 4a की जगह अपन d भी लिख सकते हैं, क्योंकि बात तो वही है, d ही तो है ये b स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस पहले से ही लगा लो, फिर b की वैल्यू माइनस में है, कितनी है b की वैल्यू -4√3, प्लस माइनस रूट के अंदर कुछ नहीं लिखो, जीरो लिख दो, क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके b स्क्वायर माइनस 4ac, तो जीरो होगा अपॉन 2a, 2 और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4√3
अब देखो प्लस हो या माइनस हो, जीरो है तो कुछ करने का मतलब नहीं है, तो बस यहाँ से ये चीज गायब हो गई, सीधा नीचे का लिख दो 2 3 या 6। अब 2 से कैंसिल, 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो क्या आया 2√3/3। इतना ही आंसर लिख सकते हो, चाहो तो इस 3 रूट नीचे वाले 3 को √3 इंटू √3 करके एक √3 कैंसिल कर लो, तुम्हारी इच्छा, करना हो करो, नहीं करना नहीं करें। तो 2/√3, लेकिन हमें क्या देखा, इसके रूट्स तो कैसे रियल एंड इक्वल है, तो इसी चीज को 2 बार लिखना पड़ेगा, और हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स तो 2 ही आने चाहिए ना, एक थोड़ी आएगा, तो इसी चीज को 2 बार, 2/√3 और 2/√3, ये इसके दोनों जीरोज हो गए। अगर अलग अलग होते, अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट आते, कब आते, जब डी 0 से बड़ा होता, तो एक बार प्लस साइन लेकर करते और एक बार माइनस साइन लेकर करते। अब देखना, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो अब करने वाले हैं अपन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्के में एग्जाम में इस तरह के आते ही रहते हैं, जिसमें ये किस तरह के होते हैं, जिसमें रूट्स होते हैं, दोनों रूट्स इक्वल रूट्स होते हैं। इक्वल रूट्स की कंडीशन बिल्कुल दिमाग में याद हो जानी चाहिए, डी इक्वल टू 0 होता है, उसे कहते हैं अपन इक्वल रूट्स। तो के बीच में कहीं के या पी, के पी कुछ वेरिएबल लिखा होता है, उसकी वैल्यू हमें बतानी होती है, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। अगर इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं तो अपना सीधा साधा इक्वेशन ax² + bx + c = 0 लिखा है, हमें के की वैल्यू बतानी। अगर इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं तो हमें इक्वल रूट्स की कंडीशन पता होनी चाहिए पहले तो सबसे पहले कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू आएगी 2, बी की वैल्यू आएगी k और सी की वैल्यू आएगी 3। ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए की 2, बी की k और सी की 3। अब इक्वल रूट की कंडीशन लगा दो, फॉर इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन है, इक्वल रूट्स की कंडीशन है कि डी 0 के इक्वल होता है, डी इक्वल टू 0। और डी मतलब क्या है, b² - 4ac, इसमें वैल्यू रख दो, b² यानी किसका स्क्वायर, k का स्क्वायर, b² यानी k² -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, तो k² माइनस ये सब है, ठीक है। अब देखना, k² - 4 2 जा 8 3 जा 24, ये आ गया, तो k² क्या होगा, 24 के इक्वल हो गया। तो k क्या होगा, k कई लोग ऐसा लिख देते हैं कि √24, बस ये बड़ी गलती है भैया। जब भी रूट हटता है तो क्या आता है, प्लस माइनस आता है, ये पता होगा, काफ़ी छोटी क्लास से 9th क्लास से तो पढ़ते ही आ रहा है कम से कम। जब भी स्क्वायर हटता है और रूट आता है तो प्लस माइनस जरूर आता है। तो 24 जो है ना रूट, इतने ही आंसर नहीं लिखना, 24 की रफ पे फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 12, फिर 2 6 या 12, 2 3 या 6 और 3 1 जा 3। तो इसमें 2 का हो गया, पेयर बन गया, तो 2 आ जाएगा बाहर और अंदर 6 रह जाएगा ये, तो प्लस माइनस 2√6, ये हो गई के की वैल्यू, और हमें यही बतानी थी, यही इसका आंसर है। ऐसे किया जाता है फॉर इक्वल रूट्स, डी इक्वल टू 0, b² - 4ac लिख के इसे सॉल्व कर लो, के की वैल्यू जो आए वो आंसर होता है, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कई लोग देखने में गलती करते, सबसे पहला काम अपना होना चाहिए कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालना, लेकिन इससे भी पहले अपने को देख लेना चाहिए कि क्या अपना जो इक्वेशन लिखी है, क्या वो ax² + bx + c के फॉर्म में लिखी है। अगर नहीं लिखी है तो पहले तो इसे इस फॉर्म में लिखना चाहिए। इस फॉर्म में कैसे दिखेगा, x² प्रॉपर दिख रहा हो, x दिख रहा हो। अब देखना, इसमें स्क्वायर ही नहीं दिख रहा, अलग अलग ब्रैकेट में लिखे हैं, तो पहले इसको ढंग से बनाना पड़ेगा, फिर कंपेयर करना। तो kx का x से मल्टीप्लाई क्या होगा, kx², kx का 2 से क्या होगा, माइनस का 2kx + 6 = 0। kx का x से मल्टीप्लाई kx², -2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2kx, और 6 ऐसे ही लिखा है तो ऐसे ही लिख दिया। अब देखो, अब तरीके से दिखना शुरू हुआ, ax² + bx + c। अब कंपेयर करना, तो कंपेयर करोगे, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी k, b की वैल्यू आएगी माइनस का 2k और c की वैल्यू आएगी 6। तो abc की वैल्यू आ गई, abc की जो वैल्यू आ गई, तो अब अपन क्या करेंगे, अब फॉर इक्वल रूट वाली कंडीशन लगाएंगे, फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या जरूरी है, d 0 के इक्वल होना चाहिए, जो अपन ने यहाँ किया था। तो इसको करते हैं, b² - 4ac = 0। अब वैल्यू रख दो, b² यानी किसका स्क्वायर, -2k का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है k, तो k लिख दो, c की वैल्यू है 6, तो c की वैल्यू रख दी अपन ने 6 = 0। ये समझ आया।
अब देखो बस सॉल्व कर लो, माइनस भले ही लेकिन स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 के इक्वल टू 0। अब इसमें से 4 के कॉमन आ रहा है, 4 के कॉमन लिया तो क्या बचा, के माइनस 6 बचेगा इक्वल टू 0। अब कुछ लोग क्या गलती करते, पूरे 4 के को 0 के साथ भेज देते, नहीं भेज सकते भैया, केवल 4 को भेजो। के को 0 के अपॉन में क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि के की अभी कोई गारंटी नहीं, वो 0 तो नहीं होगा, इसलिए नहीं भेज सकते। अगर देखो तुम्हें पता है 0 अपॉन 0 ये डिफाइन नहीं होता है, किसी के भी अपॉन में 0 डिफाइन नहीं होता, तो के अगर नीचे चला गया और पता चले के की वैल्यू 0 भी आ रही हो तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए के को अभी नीचे नहीं भेज सकते। लेकिन अगर ये बात पक्की हो जाए कि के 0 नहीं है, के 0 नहीं है, ये बात पक्की हो जाए तो खूब आराम से भेज सकते। तो क्या के 0 हो सकता है, ये देखो यहाँ ए की वैल्यू 0 नहीं होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये अपन ने सबसे ही शुरुआत में पढ़ा है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ, के है, तो के की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, इसलिए भेज सकते हैं। तो अब के को नीचे भेज दो के, और इस ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हो, के 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमने नीचे भेज दिया। तो अब के की वैल्यू 6 आ गई, के की वैल्यू 6 आ गई। अगर के 0 के इक्वल हो रहा होता तो फिर हम इधर इसे रखते और इसकी एक और वैल्यू निकालते। अगर के का एक गारंटी होती कि के 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब ऐसा होता कि के 0 के इक्वल हो जाता, तो फिर हम के को यहीं रखते इसको। फिर इसको कैसे सॉल्व करते देखना, फिर इसको मतलब जैसे अगर यहाँ कब ये कंडीशन कब हो पाती, ये तब हो पाती मान लो जैसे के प्लस 1 लिखा होता इधर के की जगह, ये जो के दिख रहा है ना, या मान लो के प्लस 1 लिखा होता, अब के 0 हो भी जाए ना तो क्या कर लेगा, के 0 होके कुछ नहीं करेगा, 1 और 0 बन रहेंगे, इस एक्स स्क्वायर पे कोई खतरा होगा क्या, कोई खतरा नहीं होगा। तब के की वैल्यू क्या होती, के की वैल्यू तब 0 हो जाती तो भी अपना काम चल जाता, तब अपन इसको इसके नीचे नहीं भेज पाते, तब अपने को सॉल्व करना। कुछ ज़्यादा एक अच्छे लेवल का केस है, उतना ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस ये बात दिमाग में जरूर रखा करे कि के वगैरह है ना, इसको डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं भेजना, कहीं भी कट नहीं करना ऐसे, जब तक इस बात की गारंटी नहीं हो कि वो 0 तो नहीं है। तो इसमें तो के को नीचे क्यों भेज दिया, क्योंकि यहाँ के 0 हो ही नहीं सकता, कन्फर्म है कि के 0 नहीं हो सकता, जब कन्फर्म है तो भेज दिया। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होती के प्लस 1 है तो के 0 भी हो जाता, क्या पता आगे के 0 हो, इसलिए हम डायरेक्ट इसको नहीं भेजेंगे। तो के का एक ही आंसर आ गया, के की वैल्यू 6। अगला क्वेश्चन देखो उसी टाइप का है जो मैं कह रहा था अभी, के प्लस 1 वाला, इसमें थोड़ा तुम्हें क्लियर समझ आएगा। अब इसको थोड़ा मैं जल्दी करूंगा, तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा। कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, के प्लस 1, बी की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2 के माइनस 1, और सी की वैल्यू अकेला 1। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमने कंपेयर कर दिया। अब देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करें, के की वैल्यू रियल एंड इक्वल वाला है तो फॉर इक्वल रूट्स ये लिख देना, फॉर इक्वल रूट्स क्या होगा, डी की वैल्यू 0 होगी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। बी स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, माइनस 2 के माइनस 1 इसका स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है के प्लस 1, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 1 इक्वल टू में 0। तो हमने बी स्क्वायर यानी ये लिख दिया माइनस 2 के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है अपनी के प्लस 1 और सी की वैल्यू है 1। तो अब इसे करते हैं आगे, तो देखो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, के माइनस 1 पे स्क्वायर लग गया, के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 और के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों 4 को कॉमन लेके 0 के साथ नीचे भेज दें, 4 को तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बस वो नीचे भेज दिया तो 4 हट गया, क्या बचा के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखना इसका स्क्वायर सॉल्व होगा, इसका स्क्वायर सॉल्व होगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी करोगे तो माइनस 2k आएगा। अब इधर ब्रैकेट के बाहर माइनस से साइन चेंज होगा, माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा के स्क्वायर माइनस 2k और माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस का 3k, और 1 और 1 कट जाएगा, प्लस का एक माइनस का इक्वल टू में 0। अब देखना के कॉमन लिया तो क्या आया के माइनस 3। अब वो कंडीशन आ रही जिसके बाद बात, अब के को नीचे भेज सकते हैं क्या, नीचे कब भेज सकते हैं, जब इस बात की गारंटी हो कि हाँ वो 0 नहीं होगा। लेकिन क्या इस बात की गारंटी ये 0 नहीं होगा, 0 क्या नहीं होगा, 0 के प्लस 1 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो साथी होता है ना ए,
वो जीरो नहीं होता, तो k प्लस वन जीरो नहीं होगा, तो k क्या नहीं होगा, k माइनस वन नहीं होगा, k की वैल्यू क्या नहीं होगी, माइनस वन। लेकिन k की वैल्यू जीरो तो हो सकती है, उसने ऐसा तो मना नहीं किया ना कि k की जीरो नहीं हो सकती। इस पिछले वाले क्वेश्चन में भैया ये साफ साफ मना किया था कि k की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि उससे एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाएगा। लेकिन इसमें तो k की वैल्यू जीरो चल जाएगी, जीरो से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, k की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर अपन k को नीचे नहीं भेज सकते। अब अपने को कैसे करना पड़ेगा, जैसे अपन करते आए हमेशा से, k माइनस थ्री और k दो चीज़ों का मल्टीप्लाई जीरो है, तो दो चीज़ों का मल्टीप्लाई जीरो कब होता है, जब इनमें से एक कोई जीरो हो, या तो k जीरो हो या k माइनस थ्री जीरो हो। तो ये k जीरो तो आ ही रहा है, और यहाँ से k माइनस थ्री जीरो के इक्वल करोगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, थ्री आएगी। तो k की वैल्यू जीरो और थ्री, ये दो आंसर हैं। जिसने k को नीचे भेज दिया होता वो अकेला k की वैल्यू एक ही बताता, थ्री, और ये गलती हो जाती। तो इस बात का ध्यान रखना, k को नीचे केवल तभी भेज सकते हैं जब वो उसकी गारंटी हो कि हाँ वो जीरो नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को ट्राई करना, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। अब आते हैं अपन वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ये अपने के वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अब आते हैं अपन वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले तो आते हैं पॉसिबल वाले क्वेश्चन आते हैं, पॉसिबल वाले, कि क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, ऐसा कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। और वो क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज लिखने के बाद वो पूछता है पहले तो ये बताओ ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। इस क्वेश्चन को पढ़ो, जैसे इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है, कैसा लिखा है कि प्रेजेंटेज, अगर है तो प्रेजेंटेज बताना किसकी, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड्स हैं उनकी एज का सम है 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, और 4 साल पहले 4 ईयर्स है, यानी 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कितना था, 48 था। दो फ्रेंड्स हैं उनकी एज का सम जो है वो 20 ईयर्स है, 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट जो था वो 48 था। तो क्या ऐसा पॉसिबल है। तो सबसे पहले पॉसिबल वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसमें बनेगी पूरी आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आपको एक बार डी निकालना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी निकालने के बाद आपको देखना चाहिए कि डी जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव है तो चल जाएगा, हमें पता है रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए। डी अगर जीरो के इक्वल है तो भी चल जाएगा, तो इक्वल रूट आ जाएंगे, आएंगे तो रियल। लेकिन डी नेगेटिव अगर आ गया, डी माइनस अगर आ गया, तो वो हमें पता है नॉट रियल रूट होते, तो वो सिचुएशन नॉट पॉसिबल हो जाएगी। तो जब भी पॉसिबल वाले क्वेश्चन आए क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना और डी निकालना। डी कैसा आता है उस पर विचार करेंगे। डी अगर नेगेटिव आया तो वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जीरो आया या पॉजिटिव आया तो पॉसिबल है। करते हैं इस क्वेश्चन को। दो फ्रेंड है उनकी एज का सम 20 ईयर है, इसे दो तरीके, तो देखो पहले तो लेट कर लो कि एक फ्रेंड की एज एक्स है और दूसरे की 20 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या भैया, क्योंकि एक दोनों का सम एक्स है, तो एक एक्स है दूसरा 20 माइनस एक्स होगा। अब किसी किसी को ये तरीका पसंद नहीं आता, क्योंकि थर्ड चैप्टर में तो आदत पड़ चुकी होती है कि एक चीज़ को एक्स लेट करना, एक को वाई लेट करना, तो एक्स और वाई इसमें भी कर सकते हो। पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ी क्वेश्चन बोलेगा चिल्ला चिल्ला के कि भैया मैं थर्ड चैप्टर का हूँ, कि मैं फोर्थ चैप्टर का हूँ। वो तो तुम्हें खुद पता करना, तो तुम्हें पता भी नहीं करना, तुम तो सॉल्व करते जाओ। क्वाड्रेटिक बन जाए तो समझ लो कि हाँ फोर्थ चैप्टर का है तो भी करना ही है, और लीनियर बने तो थर्ड चैप्टर का है। तो तुम एक्स और वाई से भी कर सकते कि एक फ्रेंड की एज एक्स है और दूसरे की वाई है, तो एक्स और वाई का सम क्या होगा, 20 होगा, एक्स प्लस वाई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो इससे आगे चल के जरूरत पड़ेगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी, 20 माइनस एक्स। वाई की वैल्यू क्या आएगी, 20 माइनस एक्स। तो बात तो वही हो गई ना, एक की एज एक्स हो गई, दूसरे की एज वाई है, वाई का मतलब क्या निकल के आ गया, 20 माइनस एक्स। तो बात तो वही हो गई कि एक की एज एक्स है दूसरे की 20 माइनस। तो कैसे भी करो, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी, सीधी सी बात ये कि एक की एक्स है दूसरे की 20 माइनस। अब लिखा है 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो, यानी 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट क्या था, 48 था 4 साल पहले। तो 4 साल पहले भैया जो अभी एक्स का है 4 साल पहले वो कितने साल का होगा, 4 साल पहले वो एक्स माइनस 4 का होगा। अभी जो 20 माइनस एक्स ईयर का है, अभी जिसकी एज 20 माइनस एक्स है, वो 4 साल पहले कितने का होगा, तो वो 4 साल पहले 20 माइनस एक्स माइनस 4 साल का रहा होगा। तो इक्वल टू में अब क्या रखना है, इक्वल टू में दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई दोनों का 48 दिया। ये बात समझ आई ना, इसको भी 4 साल पीछे भेज दिया, इसको भी भेज दिया और दोनों का प्रोडक्ट 48 कर दिया। सॉल्व करें, एक्स माइनस 4 ऐसे ही लिख दो, 20 में से 4 गया तो कितना बचा, 16 बचा माइनस एक्स इक्वल टू 48।
अब करते हैं मल्टीप्लाई, एक्स का 16 से किया तो कितना आया 16x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का इससे किया तो माइनस का 48, माइनस का 64 सॉरी, माइनस का 64, और इसका इससे किया तो क्या आएगा 4x इक्वल टू में आया 48। अब देखना क्या बनी इक्वेशन, माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4 हो गया 20x माइनस 64 यहाँ पहले से ही लिखा है, माइनस 48 भी आ जाएगा इक्वल टू में 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये दोनों जुड़ जाएंगी और ये हो गया 112 इक्वल टू 0। जनरली शुरुआत में माइनस लिखा अच्छा नहीं लगता, तुम ऐसा भी लिखा छोड़ सकते हो, लेकिन एक्स सबके साइन चेंज भी कर सकते क्योंकि माइनस 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 सब में, ये मान लो -1 का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 इक्वल टू, ऐसी इक्वेशन भी लिखी छोड़ सकते थे, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही अच्छा नहीं लगता शुरुआत में माइनस। तो अब कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी -20, सी की वैल्यू आएगी 112। जब ये करोगे ए बी सी की वैल्यू कम, अब क्या करना, पॉसिबल वाले क्वेश्चन है तो पहले डी निकालना, डी को निकालना, डी के फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, निकालते हैं बी स्क्वायर यानी आएगा -20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 112, 20 का स्क्वायर आ गया 400 और ये कितना आएगा, और ये जो भी आएगा क्या आएगा भैया नेगेटिव आएगा, और पता है डी नेगेटिव आ जाए तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो ये सिचुएशन अपन लिख देंगे नॉट पॉसिबल। लेकिन भैया अगर पॉसिबल होती तो करके दिखाना पड़ता, तो क्या करते डी पॉजिटिव होता फिर वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसमें वैल्यू पुट करके फिर निकाल, लेकिन नॉट पॉसिबल हो गया तो बस यहीं पे क्वेश्चन रुक गया कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ऐसे दो फ्रेंड हो ही नहीं सकते जिनके साथ ये सिचुएशन बनती हो, ऐसे इन्हें किया जाता है भैया। अगला क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क ऐसा बन जाए कि जिसका पेरीमीटर तो 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, अगर ऐसा है तो बताओ उसकी लेंथ और विड्थ क्या होगी। तो पेरीमीटर क्या होता, तुम एक्स और वाई मान लेना, अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो लेंथ को एक्स मान लो विड्थ को वाई मान लो, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 आ गया, यही होता रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, 2 को अपॉन में भेज दो तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई 40, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई 40 माइनस एक्स, तो जहाँ भी वाई की जरूरत पड़ेगी हम 40 माइनस एक्स रख देंगे। एरिया 400 दिया, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, यही होता है लेंथ इंटू विड्थ, 400 दिया तो एक्स इंटू वाई क्या हो गया 400, तो वाई की वैल्यू तो 40 माइनस एक्स रख ही सकते हैं, तो वाई की जगह रख दो 40 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है 400, एक्स का 40 से मल्टीप्लाई 40x, एक्स का एक्स है तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब एक्स स्क्वायर इस तरफ ले आओ तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का माइनस में हो गया 40x प्लस में हो गया 400 इक्वल टू में 0, ये होगा। इसका डी निकालो, डी निकालोगे तो डी क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू है -40 और सी की वैल्यू है 400, तो तुम बी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा -40 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू है 400, तो ये 40 का स्क्वायर कितना 1600 माइनस 1600, तो क्या आ गया 0, और डी 0 आ गया तो रियल तो होता है, सिचुएशन तो पॉसिबल है, तो सिचुएशन तो पॉसिबल है भैया, लेकिन दोनों रूट्स कैसे होंगे इक्वल होंगे, तो इक्वल बने रहने दो, तुम्हें तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस लगा दो, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -40 तो b की वैल्यू -40, प्लस माइनस रूट के अंदर कुछ नहीं लिखना, 0 है, d तो 0 है, अपॉन 2a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू है 1, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस 40 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 20, तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, और 20 यहाँ रख दो y की जगह, तो 40 में ये भी 20 मीटर, तो x और y लेंथ और विड्थ तो दोनों ही 20 हैं, लेंथ भी 20 है और विड्थ भी 20 है, तो रियल में ये रेक्टेंगल नहीं ये स्क्वायर है, क्योंकि लेंथ और विड्थ जिसकी इक्वल होती है उसे स्क्वायर कहते हैं, तो फिर भैया रेक्टेंगल क्यों रख रहे हैं, तो ये ज्योमेट्री की गहराइयाँ हैं, हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, पता होगा जितने भी स्क्वायर हैं रेक्टेंगल भी होते हैं, तो जो स्क्वायर है जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल आ गई, ऐसे ऐसे करना था। अब एक पॉसिबल वाला ये क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, दूसरा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया है,
तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए पहले इसे पढ़ लो अच्छे से। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड, एक खंबा लगाना है ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर, एक सर्कुलर पार्क है 13 मीटर का, उसकी बाउंड्री पर लगाना है। तो किस तरीके से लगाना है? इस तरीके से लगाना है, पहले तो सर्कुलर जो पार्क है, सर्कल का डायमीटर 13 मीटर दिया है, और ये लगाना किस तरीके से? इस तरीके से लगाना है कि इसकी डिस्टेंस का डिफरेंस, इसकी डिस्टेंस का डिफरेंस दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट गेट ए और बी से 7 मीटर है। तो पहले पूछा है कि सिचुएशन ऐसी पॉसिबल है या नहीं, और पॉसिबल है तो कितनी डिस्टेंस पर लगाएंगे। सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एक दो बार अच्छे से पहले रीड किया करें, तब तो क्वेश्चन ही पल्ले पड़ेगा। तुम सोचो कि एक बार हम पढ़ते जाओ हमें क्लियर होता जाए, तो उस लेवल का नहीं है क्वेश्चन। तो पहले तो एक सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क की अपने को बाउंड्री पर कहीं भी एक खंबा लगाना है, पी पोल लिखा है, ये खंबा लगाना है जिसका डायमीटर 13 मीटर दिया, तो ये डायमीटर सर्कुलर पार्क का 13 मीटर दिया। इस तरीके से खंबा लगाना है कि इसकी डिस्टेंस डायमेट्रिकली अपोजिट गेट, डायमेट्रिकली यानी डायमीटर पे दो गेट बने, एक ए गेट बना पार्क में घुसने के लिए, एक बी गेट बना, दोनों गेट से इसकी जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर है, उस डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर होना चाहिए। ऐसे गेट लगाना, मतलब इस गेट से इस खंबे की डिस्टेंस जो है और इस गेट से इस खंबे की जो भी डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस 7 होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस 7 का आना चाहिए। अगर एक x की डिस्टेंस पर है तो दूसरा 7 डिफरेंस, यानी x माइनस 7, 7 का डिफरेंस हो गया कि नहीं दोनों में। अगर कोई x प्लस 7 लिख देता है इसे तो भी चल जाता, क्योंकि तब भी डिफरेंस तो दोनों में 7 का है ना, दोनों में 7 का डिफरेंस बनाना है अपने को। भैया अगर कोई कहे कि मेरा और मेरे भाई की एज में 2 साल का डिफरेंस है और मैं 15 साल का हूं, तो भाई कितने साल का हो सकता है? वो 13 साल का भी हो सकता है और 17 साल का भी हो सकता है, छोटा और बड़ा कुछ भी हो सकता ना। ऐसे ही अगर एक x है और डिफरेंस 7 का है तो दूसरा x माइनस 7 भी हो सकता है, प्लस, दोनों कुछ भी ले लो, आंसर सही आएगा। अब एक 9th क्लास की थ्योरम में वैसे पता होनी चाहिए कि ये जो डायमीटर है ना, ये सरकमफेरेंस पे 90 बनाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल में जो अंदर एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ये फिगर बना देंगे और फिर अपन लिखेंगे एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसका रीजन लिखेंगे अपन एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है इसलिए। उसके पहले लेट वेट लिख देना, लेट डिस्टेंस ए पी, जो डिस्टेंस ए पी है वो कितनी है? 7 मीटर, सॉरी x मीटर डिस्टेंस है। देयरफॉर, इसलिए जो bp डिस्टेंस है वो कितनी होगी? x माइनस 7 होगी, या x प्लस 7 भी ले सकते थे, तो अपन ने x और x माइनस 7 ले ली, और ap भी 90 और ये डिस्टेंस 13 है। भैया 90 जैसे एक ट्राइंगल ऐसा दिखे तो मन में पाइथागोरस थ्योरम वैसे ही चल जानी चाहिए, तो अपन लिखें बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का भी खेल है भैया, एक बोधायन थ्योरम कहते। पाइथागोरस से भी कई साल पहले अपने इंडिया में बोधायन एक ऋषि थे, उनने इस थ्योरम को पहले ही निकाल लिया था। पाइथागोरस थ्योरम नाम से चल रही है, उससे चलाओ। कई जगह बोधायन थ्योरम भी लिखा आता है तो वो भी लिखना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो बेस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी 13 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से इसे सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 14x इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस हो गया 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से इसे माइनस करो तो 6 में 4 क्या 2 120। देखो सब में 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ थोड़ा थम जाया करे, क्वेश्चन है पॉसिबल वाला, पॉसिबल है या नहीं, तो इसके लिए डी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले कंपेयर करो, ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -60, यही आई ए बी सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। अब डी निकालना, डी इक्वल टू 0 पहले से नहीं रखना, डी निकालना। डी का फॉर्मूला क्या होता? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यानी -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -60।
-7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये होगा 240। इसे करेंगे 9 0 4 और 4 8 हो गया, 289 आया, पॉजिटिव आया, मतलब सिचुएशन पॉसिबल तो है भैया, पॉसिबल है तो बताना भी है, अभी इतना हुआ नहीं है, पॉसिबल तो है ये। और जब पॉसिबल है तो बताएंगे कैसे, बताएंगे अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। तो x की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस लिख दो, b की वैल्यू क्या है -7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4ac, पूरा निकल के रखा है अपना कितना 289 अपॉन 2a। x की वैल्यू आ रही है, तो देखना माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस हमें पता है 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, अपॉन 2a, ए की वैल्यू भी रख देते ना, ए की वैल्यू क्या 1 है, अपॉन 2 हो गया। अब देखना यहीं पे क्वेश्चन रुक गया, एक बार प्लस साइन लेना, प्लस साइन लोगे तो क्या आएगा, प्लस साइन लोगे तो x की वैल्यू आएगी 7 प्लस 17 अपॉन 2, 17 और 7 कितना हो गया 24 अपॉन 2, मतलब 12 मीटर। एक बार माइनस साइन लेना तो 7 माइनस 17 अपॉन 2 मतलब -10 अपॉन 2, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है एक्सेप्टेबल, इसलिए डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 12 मीटर। तो एक गेट की डिस्टेंस तो 12 आ गई, दूसरा गेट क्या है, दूसरा गेट x-7 डिस्टेंस पर है, तो 12 - 7 यानी 5 मीटर। तो एक गेट 12 मीटर पे और एक गेट 5 मीटर पे, ऐसे दो आंसर हो गए। एक गेट से उस खंबे की डिस्टेंस 12 मीटर, एक खंबे से उसकी डिस्टेंस 5 मीटर, ऐसे करके अपना ये आ गया। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, समझने लायक है। ना समझ में आया हो तो एक बार और पीछे बैक करके उसे देख लेना कि कैसे पूरा सा आया है। सबसे पहले दोनों का डिफरेंस ये दिया था, ये 90 होता है, ये थ्योरम 9th क्लास की है। और फिर पाइथागोरस लगा के सॉल्व किया, पॉसिबल वाला था तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला और फिर लगा दिया श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ऐसे ये पूरा आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल वाले हो गए। अब नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम जो अपन ने 3rd चैप्टर में ही पढ़ी है, इसमें पॉसिबल नहीं लिखा होता। जब पॉसिबल नहीं लिखा हो तो डी वी पहले से नहीं निकालना, सीधी इक्वेशन बनाना हो। तुम्हारे अगर फैक्टर इजीली ध्यान आ रहे हो तो फैक्टराइजेशन से कर देना, स्प्लिटिंग द मिड टर्म से, और ना आ रहे हो तो तुम श्रीधराचार्य फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जो तुम्हें ठीक लगे। तो नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम में देखो कुछ ये है, जॉन एंड जेवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, दोनों के 5-5 खो गए। तो 5-5 खोने के बाद उनका जो नंबर ऑफ मार्बल्स बचे वो 124 बचे। तो हमें पता करना है दोनों के पास कितने मार्बल्स थे। तो देखते हैं, जॉन एंड जेवंती दोनों के पास, तो मान लो मिला के 45 थे, तो एक के पास x तो एक के पास 45 माइनस एक्स कर सकते हो। तुम x और y भी ले सकते हो, तो बात वही आएगी। तो दोनों के 5-5 खो गए, 5 खो गए तो x जिसके पास थे 5 खो गए तो x-5 बचेंगे, और जिसके 45 माइनस एक्स थे उसके भी 5 खो गए तो इतने बचेंगे। 5 खोने के बाद उनका मल्टीप्लाई कितना दिया है, वो मल्टीप्लाई दिया 124। तो x-5 और 45 में से 5 गया तो 40 बचा, 40 माइनस एक्स इक्वल टू आया 124। इसका करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस आएगा 5x इक्वल टू 124। तो आया -x² प्लस 5x नहीं 45x माइनस 200 और माइनस का 124 इक्वल टू 0। तो -x² प्लस 45x, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 और 324 इक्वल टू। तुम चाहो तो साइन चेंज कर सकते, ये बन गई इक्वेशन। बनेगी तो इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, सॉल्व करना तुम्हें अभी सिखाई दिया है श्रीधराचार्य से या फैक्टराइजेशन से। मेन है इक्वेशन को देखकर हमें उसकी इक्वेशन बनानी, सॉरी क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से पढ़ के इक्वेशन बनाना इसका आना चाहिए। एक रेक्टेंगल का एरिया दिया है, लेंथ जो है वो विड्थ के डबल से, विड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। विड्थ को अगर तुम x मान लो, विड्थ को अगर तुम x मान लो, तो लेंथ क्या है इसके डबल से भी एक ज़्यादा है, तो इसका डबल हो गया 2x, और इससे भी एक ज़्यादा, तो बस ये आ गई लेंथ 2x + 1, विड्थ x आ गई। दोनों का एरिया दिया, एरिया क्या होता है L × B, कितना दिया है 528। तो लेंथ कितनी है 2x + 1, विड्थ कितनी है, विड्थ x इक्वल टू 528, 528 x का 2x से मल्टीप्लाई 2x² प्लस x माइनस में आ जाएगा 520, बन गई इक्वेशन बस।
सब में इक्वेशन ही बनानी, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका प्रोडक्ट इक्वेशन बना के सॉल्व भी करना, वो खुद कर लेना। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उनका प्रोडक्ट 306 दिया है, तो इंटीजर बताने कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार लगातार, जैसे 17 18 19 20 लगातार कैसे आते हैं, एक जोड़ने पर। तो एक इंटीजर अगर x है तो अगला x+1 होगा, एक इंटीजर x है दूसरा x+1 होगा, दोनों का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट दिया है 306, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा x² + x - 306, ये बन गई लो इक्वेशन। इक्वेशन बना के इसे सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो बताए हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी हैं, उनकी एज का प्रोडक्ट आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट ये दिया है, तो हमें रोहन की एज बतानी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 26 साल बड़ी है, रोहन की एज x मान लो, तो उसकी मदर की एज क्या हो गई x + 26, 26 साल बड़ी है। अब आज से कितने साल बाद, 3 साल बाद दोनों का प्रोडक्ट, तो 3 साल बाद रोहन इतने का हो जाएगा, उसकी मदर कितने की हो जाएंगी, 3 जुड़ेगा तो 29 की। इनका प्रोडक्ट दिया 360, इन्हें सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक बन जाएगी इजीली। दो नंबर है इनका सम 27, प्रोडक्ट सम 27, एक x है तो दूसरा 27 - x, दोनों का प्रोडक्ट का इक्वल रखना 182 के, ठीक है। अब कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वाला भी मैंने बता ही दिया है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो एक x होगा तो अगला क्या होगा x+1 होगा, दोनों के स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर, ये अच्छे से समझ लिया करे, स्क्वायर का सम है, इंग्लिश उल्टी में पढ़ी जाती ना, स्क्वायर का सम, ऑफ के बाद वाला पहले पढ़ा जाता है, स्क्वायर का सम, तो पहले स्क्वायर करना फिर सम करना, x का भी स्क्वायर कर दो और x+1 का भी स्क्वायर कर दो, फिर इनका सम करो, वो काय के इक्वल है 365 के इक्वल है, ऐसे ही दिया है दोनों के स्क्वायर। इसे a+b के होल स्क्वायर से खोलोगे, इसे खोलोगे तो फिर क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगला थोड़ा करने लायक दिख रहा है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर या हाइट। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड 7 कम है किससे, बेस से, बेस से 7 कम है। बेस अगर x है तो ये कितना है x-7 है, ये अगर x है तो ये x-7 है। हाइपोटेन्यूज 13 है, तो बताना है कि अब बची दो साइड का, ये अभी किया था अपन ने, तुमने अगर ध्यान दिया हो तो पोल वाले जो क्वेश्चन किया उसमें यही तो था, x-7 और 13, x-7 और 13, यही था पोल वाले क्वेश्चन जो हमने किया था, x-7 13, बिल्कुल सेम ये अपन अभी सॉल्व कर चुके हैं। बस ये है कि वो खंबे वाला बड़ा खतरनाक सब लग रहा था पढ़ने में, ये उतना खतरनाक नहीं लग रहा है। फिर आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, यानी छोटे लेवल पे जो इंडस्ट्री होती है, वो कुछ खिलौने बनाती है एक दिन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक खिलौने को बनाने का जो कॉस्ट है, हर एक खिलौने को जो बनाने का कॉस्ट है वो कितना है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। पूरे दिन भर में जितने खिलौने बनाती है उसे 55 में से माइनस कर दें तो उतना एक खिलौने का कॉस्ट है। तो फिर उसने देखा कि पूरे दिन भर का जो खिलौने में बनाया पूरा कॉस्ट है 750 रुपये। तो हमें बताना कितने खिलौने बनाए गए उस दिन कितने खिलौने बनाए गए। तो देखना इसको अपन ऐसे करेंगे, अपन लेट कर लें जो बनाए गए, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, इन दैट डे लिख दो, उस दिन, एक दिन में x खिलौने बन रहे हैं ऐसा अपन मान के चलते हैं। तो एक खिलौने की कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय लिख सकते हैं अपन। एक खिलौने की कॉस्ट क्या दी है, ईच टॉय, हर एक खिलौने की कॉस्ट कितनी है, वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, x ही तो है, एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, x बन रहा है, ये हमने लेट किया है। तो कॉस्ट हर एक खिलौने की कितनी है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज यानी x। तो ये हर एक खिलौने की कॉस्ट है, हर एक खिलौना इतने रुपए का है 55 माइनस x का, और ऐसे ऐसे कितने खिलौने बन रहे हैं, ऐसे ऐसे x खिलौने बन रहे हैं। तो दिन भर में पूरा जोड़ जाड़ के 750 रुपए का खर्चा उसमें पड़ रहा है। तो तुम देखना एक खिलौने का कॉस्ट निकालो, एक खिलौने का कॉस्ट कितना दिया है 55 माइनस x, एक खिलौना कोई बनाता है तो इतना खर्चा आता है। ऐसे ऐसे दो खिलौने बनाएगा तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 का कर देंगे, ऐसे ऐसे हमें 10 खिलौने का
वो निकालना है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, लेकिन ऐसे ऐसे बन कितने रहे हैं, ऐसे ऐसे x खिलौने बन रहे हैं तो x का मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही तो पूरा प्रोडक्शन आ गया, कितने का खर्चा है, यही तो 750 के इक्वल होगा। बस ऐसे सॉल्व किया तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, इक्वेशन बनेगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। चाहो तो माइनस साइन चेंज कर सकते हो और इस तरह की इक्वेशन बनेगी, इससे करना सॉल्व। उसी तरह का ये है कॉटेज इंडस्ट्री, ऐसा कुछ सेम लगभग कॉस्ट ऑफ, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, इसे एक बार ट्राई करना, अगर वो अच्छे समझ में आ गया तो ये भी कर लोगे। लिस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज रिड्यूस्ड बाय 2, एक खिलौने का लिस्ट प्राइस यानी होता उस पर जो रेट डली है, जितनी MRP डली रहती ना, तो लिस्ट प्राइस अगर एक खिलौने का 2 रुपये घटा दिया जाए तो एक पर्सन 2 ज़्यादा खिलौने खरीद लेगा 360 रुपये में। 360 रुपये मतलब रुपये उसके फिक्स हैं, उसके पास 360 रुपये हैं। अगर प्राइस तुम 2 कम कर दोगे तो वो उसी रुपये में 2 खिलौने और ज़्यादा खरीद लेगा। तो बताना है कि ओरिजिनल प्राइस कितना है, खिलौने का ओरिजिनल प्राइस कितना है। तो अपन मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस x मान लिया अपन ने कि खिलौने का ओरिजिनल प्राइस कितना है, x है। खिलौने का ओरिजिनल प्राइस x है तो देखना अब क्या है, और तुम मान लो कि उसने खिलौने खरीदे हैं, खिलौने नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज। अच्छा तुम इसे ज़्यादा जब कन्फ्यूजन हुआ करे तो बाय की भी हेल्प ले लिया करे। तो मान लो कि उसने बाय खिलौने खरीदे हैं, एक खिलौने का प्राइस है कितना, x रुपये, और ऐसे कितने खिलौने खरीदे हैं उसने, बाय खरीदे हैं। तो देखना एक का x है, 2 का 2x होगा, 10 का 10x होगा, ऐसे बाय का xy होगा। तो पूरे x और y का पूरा मिला के 360 रुपये में ये खिलौने खरीद रहा था वो, ये उसका बढ़िया सौदा चल रहा था। तो बाय इक्वल टू 360 अपॉन एक्स ऐसा लिख सकते हैं अपन, ये काम में आएगी इक्वेशन। ये समझ में आएगा नहीं, एक्स एक खिलौने का प्राइस है और बाय ऐसे ऐसे खिलौने खरीदे तो एक्स और वाई मिला के 360। लेकिन फिर एक सिचुएशन बता रहा, अगर 2 रुपये कम हो जाए हर एक खिलौने पर, तो अभी खिलौना x रुपये का 2 कम कर दें तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2, हर एक खिलौने की प्राइस ये हो गई। लेकिन फिर वो 2 खिलौने ज़्यादा खरीद पाएगा, तो अभी कितने खिलौने खरीद रहा था, बाय खरीद रहा था, अब 2 ज़्यादा खरीदेगा तो बाय प्लस 2 खरीदेगा। 2 ज़्यादा का मतलब ये है ना, बाय प्लस 2 खरीदेगा, और बाय प्लस 2 खरीदेगा तब जो पूरा जोड़ घटा के आएगा तब भी 360 रुपये की खरीद रहा है ना, रुपये तो घट बढ़ नहीं रहे, बस उन्हीं की रेट कम ज़्यादा चल रही है तो 360 के तब भी खरीदेगा। अब कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई, या तुम ऐसा करो बाय अब तुम्हें ना देखे तो बाय की वैल्यू क्या है, 360 अपॉन एक्स, ये रख दो यहीं पर। बाय की वैल्यू हमने क्या रख दी, 360 अपॉन एक्स। तो बस इसे सॉल्व कर लो, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या आएगा केवल 360, एक्स का इसमें होगा तो आएगा 2x, माइनस 2 का इसमें होगा तो आएगा माइनस का 2 से इसमें मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 2 3 या 6 1 7, और माइनस का 2 2 जा 4 इक्वल टू 360। अब देखना इसको, 360 और 360 तो होगा कैंसिल, माइनस का 720 अपॉन एक्स यहाँ ले आओ, 2x माइनस 4 को यहीं लिखा रहने दो, 2x माइनस 4, और ये 720 अपॉन एक्स जो लिखा है इसे यहाँ ले आओ। अब x का क्रॉस मल्टीप्लाई उस तरफ कर दो तो x का मल्टीप्लाई किस में होगा, 2x माइनस 4 में इक्वल टू में 720, 2 का इसमें तो 2x स्क्वायर माइनस 4x, माइनस में ही 720 आ जाएगा इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 360 इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन, इसे करना सॉल्व तो आ जाएगा नंबर ऑफ ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। यही हमें बताना है कि कितना ओरिजिनल प्राइस है, ये समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन खूब अपन पहले कर चुके टाइम डिस्टेंस वाले, किसमें, 3rd चैप्टर में ऐसे करिए, लेंथ और विड्थ वाले, स्पीड और टाइम वाले, कि अगर स्पीड इतनी बढ़ा दी जाए टाइम इतना घटा दिया जाए, ऐसे और भी क्वेश्चन इसमें आएंगे। देखो एक क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथ और इंग्लिश में जो मार्क्स है उनका सम 30 है, अगर उसे मैथ में 2 नंबर ज़्यादा मिले होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिले होते तो उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 होता, तो दोनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। तो देखो दोनों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दोनों मैथ और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 है, तो तुम मैथ के मार्क्स x मान लो तो इंग्लिश के 30 माइनस एक्स हो गए, या तुम y मानोगे तो भी 30 माइनस एक्स आ जाएगा। फिर उसमें लिखा कि अगर उसे 2 नंबर ज़्यादा मिले होते मैथ में तो 2 नंबर ज़्यादा कर दो, x प्लस 2 कर दो,
और इंग्लिश में 3 कम मिले होते तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 कर दो, तब उनका प्रोडक्ट दोनों का 210 होता। तो बस इसे सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, बिल्कुल इजी है। सीबीएसई 2014-2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब ये वो ट्रेंड वाला आ गया जो मैं तुमसे बात कर रहा था, अभी जो लिस्ट प्राइस वाला खिलौना वाला क्वेश्चन किया ना, उसी तरह का क्वेश्चन ये आ गया। एक ट्रेन है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लग जाते उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो देखो हम मान लेंगे लेट स्पीड जो हमें फाइंड करनी है, तो स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर है, और टाइम तुम टाइम को बाय कर लो, बाय आवर, मान लो कि बाय घंटे लग रहे हैं टाइम को, कितना टाइम लग रहा है। तो स्पीड इंटू टाइम ही तो डिस्टेंस होता है, x की स्पीड से y टाइम में जाएगा तो x इंटू वाई 480 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर हो जाएगी। पहली इक्वेशन बन गई। y को क्या लिख दो 480 अपॉन x, ये बन गई पहली इक्वेशन। अब उसमें लिखा है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती, तो स्पीड अभी x है, 8 कम होती तो x माइनस 8 हो जाता। अगर 8 कम होती तो 3 घंटे ज़्यादा लगते, तो बाय टाइम जो है वो 3 घंटे ज़्यादा लगता। अगर 8 किलोमीटर स्पीड कम होती तो टाइम जो है वो बाय प्लस 3 यानी 3 घंटे ज़्यादा लगता। तब भी स्पीड और टाइम मिला के तो डिस्टेंस के इक्वल होंगे ना, मिला के तो 480 के इक्वल होंगे, डिस्टेंस तो 480। अब यहाँ 480 अपॉन एक्स इसकी वैल्यू रख दो बाय की जगह, जैसा अपन ने सेम किया क्वेश्चन, बिल्कुल यही प्रोसेस रही है। देखो खिलौने वाले क्वेश्चन जो टॉय वाला किया बिल्कुल सेम यही रहा, देखो बिल्कुल एक जैसी झलक दिखेगी। तो अब 480 अपॉन एक्स इसमें रख दो बाय की जगह, 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या आएगा 480। एक्स का 480 इससे मल्टीप्लाई एक्स एक्स कट के क्या देगा 480, माइनस इसका इसमें करोगे 8 का इसमें, तो 8 8 जा 64, 6 कैरी आया 32 और 6 38, 3840 अपॉन एक्स। अब क्या होगा 3 से करेंगे 3x माइनस 24 इक्वल टू 480। 480 से 480 कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे इस पूरे को, जिसके अपॉन में x है उसको इस तरफ भेज दो, तो क्या हो गया 3x माइनस 24, और इस तरफ किसको भेजते हैं 3840 अपॉन एक्स। एक्स का कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया x का 3x माइनस 24 में क्रॉस मल्टीप्लाई 3840 आएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 3 से डिवाइड कर लेना, तो थोड़ी सिंपल सी इक्वेशन बनेगी, उसे सॉल्व करना। इन अ फ्लाइट, बिल्कुल वैसा ही है, एक फ्लाइट 600 किलोमीटर की उसमें जाना था, तो स्लो डाउन करना पड़ा खराब मौसम की वजह से, तो एवरेज स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर कम करनी पड़ी, स्पीड कम करनी पड़ी, तो टाइम 30 मिनट बढ़ गया। तो हमें बतानी है कि ड्यूरेशन फ्लाइट की कितनी, टाइम बताना है अपने को। तो 600 किलोमीटर डिस्टेंस तो वही रहेगी, तो तुम स्पीड को x मान लेना, टाइम को y मान लेना, तो x बाय आएगा 600, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 600 अपॉन एक्स। तो एक बार क्या होगा 200 कम हो गई स्पीड, तो स्पीड 200 कम कर देना, टाइम आधा घंटे बढ़ गया आधा घंटे मिनट में लिखना भैया, 1/2 लिख देना इसको, और बढ़ने से तब भी डिस्टेंस तो 600 ही रहेगी। बस इसे सॉल्व करना, y की वैल्यू यहाँ रख के, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो अपन 2 करते आ रहे हैं अभी तक। और ये पिछला जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 digit number is 4 times the sum and 3 times the product of digit, find the number। 2 digit नंबर वाला आ गया, डिजिट की अलग अलग बात हो रही है, तो अपन वैसे ही करें जो अपन करते थे, वंस डिजिट कितना हुआ, वंस डिजिट को x लेट कर लो और टेंस डिजिट को y लेट कर लो, तो अपना नंबर क्या हो जाएगा, भले ही रिवर्स नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, तब भी करेंगे ऐसे, 10y प्लस एक्स ही हो गया अपना नंबर। 4 टाइम्स द सम, अपने डिजिट के सम के 4 टाइम्स का है, डिजिट के सम का 4 टाइम के इक्वल है, तो नंबर क्या है अपना, नंबर तो ये है 10y प्लस एक्स, ये है अपना नंबर। और ये डिजिट का सम करेंगे, डिजिट मैंने बताया था जब भी डिजिट वर्ड आए तो 10 वेन कुछ नहीं जोड़ना, डिजिट का सम क्या हो गया x प्लस वाई, इसके 4 टाइम के इक्वल है, डिजिट के सम के 4 टाइम के इक्वल है। दिखने में लग रहा होगा कि ये तो क्वाड्रेटिक सी बनी नहीं रही, देखते हैं आगे। तो ये हो गया अपना नंबर, और ये डिजिट के सम के 4 टाइम्स के इक्वल है। तो इसे थोड़ा सॉल्व करें, 10y प्लस एक्स इक्वल टू 4x प्लस 4y, तो 10y माइनस 4y इक्वल टू 4x माइनस एक्स, एक्स एक्स एक तरफ ले गए y एक तरफ, तो 6y इक्वल टू 3x, 3 2 या 6, तो x की वैल्यू 2y आ गई,
इसका आगे यूज होगा, यहीं छोड़ दो इसको। अब क्या लिखा है, 2 डिजिट नंबर 4 टाइम द सम 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, डिजिट के प्रोडक्ट के 3 गुने के इक्वल है। कौन, यही 2 डिजिट नंबर 10y प्लस एक्स अभी किसके इक्वल था, अभी सम ऑफ डिजिट के 4 गुने के इक्वल था। अब प्रोडक्ट ऑफ डिजिट यानी डिजिट का मल्टीप्लाई, डिजिट का करना, केवल 10 में नया नहीं लगाना, एक्स और वाई का, इसके 3 टाइम के इक्वल है तो इसके 3 गुने के इक्वल है। अब देखो कुछ ज़्यादा करने लायक नहीं दिख रहा, लेकिन अपन x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2y रख दो, जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ 2y रख दो। 10y प्लस एक्स की जगह लिख दिया 2y इक्वल टू में 3, x की जगह लिख दिया 2y और ये है y। अब बनी क्वाड्रेटिक, 10y और y क्या हो गया 12y, 10y और y हो गया 12y, 3 2 जा 6y स्क्वायर, 6 2 जा 12, तो क्या बनी y स्क्वायर माइनस 2y, वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये बना। तो y कॉमन लो तो y माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0। भैया y को 0 के अपन में भेज सकते क्या, कब भेज सकते, जब ये गारंटी हो जाएगी 0 नहीं होगा। तो y है टेंस डिजिट, टेंस डिजिट का मतलब होता है 2 डिजिट नंबर में जो इधर वाला डिजिट जो इधर लिखा होता है, जैसे 24 में ये 2 है, ये टेंस डिजिट है, ये कभी 0 हो सकता क्या, अगर ये 05 लिखा है तो क्या ये 2 डिजिट नंबर है, इसे तो 1 डिजिट ही कहते हैं ना, तो ये 0 नहीं हो सकता। टेंस डिजिट बाय कभी 0 नहीं हो सकता, अगर वही 0 हो गया तो 2 डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा, फिर तो 1 डिजिट। तो जब 0 नहीं हो सकता तो इसको अपन आराम से 0 के अपॉन में भेज सकते, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि वो 0 नहीं होगा। तो अकेला बचा y माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और y की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ रख देना, तो x की वैल्यू 4 आ गई। 4 आ गई तो हमें जो नंबर बताना था, नंबर क्या बताना था, नंबर है अपना 10y प्लस एक्स, इधर रख दो वैल्यू 10, y की वैल्यू क्या है 2 प्लस x की वैल्यू है 4, तो 10 2 या 20 और 4 24, 24 वो नंबर है। देखो तो मैच भी कर सकते, 24 जो नंबर है उसको वो अपने डिजिट का सम का 4 गुना है। डिजिट का सम कितना है, 4 और 2 6, 6 का 4 गुना 24, बिल्कुल सही बात है। और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट का 3 गुना है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कितना है, मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 8 का 3 गुना 8 3 या 24, तो बिल्कुल अपना 24 वो नंबर है। 2016 में आया वो क्वेश्चन है। पेपर का लेवल अब भले ही डाउन होता जा रहा है, लेकिन तुम तो अच्छे लेवल का पढ़ाई करो, आगे 10th पास थोड़ी करना है जीवन में। ये लगभग ये इस तरीके से ये चैप्टर हो गया। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो पिछले साल से भी, पिछले साल कुछ क्वेश्चंस होते थे उसमें बोट वाले, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले भी क्वेश्चन आते थे, और टाइम एंड वर्क वाले, लेकिन अब ये क्वेश्चन इस तरीके के हट चुके हैं। तो इस लेक्चर में अगर इन्हें जोड़ेंगे तो लेक्चर थोड़ा बोरिंग और लेंदी हो जाएगा। तो अभी जो जितना सीबीएसई के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई 2000 जो आगे वाले 24 से आगे वाले एग्जाम में आने वाले हैं, उसमें इतना ही सफिशियंट है। तो जितने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मैंने कराए उनकी अच्छी प्रैक्टिस करें, श्रीधराचार्य फॉर्मूले की अच्छी प्रैक्टिस करें, और फैक्टराइजेशन मेथड में भी जो स्प्लिटिंग द मिड टर्म में रूट वाले क्वेश्चन उनकी बढ़िया प्रैक्टिस करें, तो आपको 4 चैप्टर में कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली। एक बात ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट सबको अगर धीमे समझ में आ जाए, किसी को जल्दी समझ आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी। तो आप खूब सारी मेहनत और बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में। धन्यवाद।